जो आयुर्वेद की जो ब्यूटी है ना, ये आपको एक ध्यान इस बात का गौरव महसूस करना चाहिए कि हम बड़े लक्की हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक साइंस को चुना, और उससे भी लक्की आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आ गए जिसका क्या नाम है, प्लैनेट आयुर्वेदा, है ना। जो प्लैनेट, सारे प्लैनेट में आयुर्वेद को फैलाने का काम आप लोगों ने करना है, तो बड़ा जिम्मेवारी वाला काम आपको दिया गया है। और इसका मतलब है कि आप एक, जैसे कहते हैं ना, विश्व में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के एक दूत बने हो। तो अपने आप को ना एक थापी लगा के कहो कि भी हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, वेरी भाग्यशाली हैं। क्योंकि भाग्यवान लोग होते हैं जो किसी ऐसे क्योंकि एक विदाउट ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपने एक तो सबसे पहली बात तो यू डिजर्व कांग्रेचुलेशंस कि आपने आयुर्वेद को चुना, नहीं तो मॉडर्न में भी जा सकते थे। क्योंकि आयुर्वेद और मॉडर्न में हम क्यों बेटर मैथ कहते हैं, मैंने पहले भी एक बार शायद बताया था कि हम जो है ऐसी लाइफ साइंस, क्योंकि जिसमें लाइफ की सही डेफिनेशन दी हुई है वो है हमारा आयुर्वेद, है ना। क्योंकि यही साइंस है जो एक लाइफ की डेफिनेशन बताइए, अदरवाइज क्या होता है, व्हाट इज लाइफ। एक साइंस आयुर्वेद नहीं दिया कि आपको जो है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यक्ष अनुबंधश्च प्राय आयुर्वेद। कितनी सुंदर डेफिनेशन आयुर्वेद की दी हुई है कि जो कॉम्बिनेशन है ना। अब आयु की जो आयु के बारे में जो है, मतलब हम लाइफ को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जीवन क्या, जब तक हमारे आत्मा उसके अंदर नहीं है तो हम जिंदा नहीं है, ठीक है। तो शरीर के साथ इंद्रियां भी मिलनी है ना, सत्व मन का भी, और साथ में जो है आत्मा का संयोग। तो इसी का नाम जो है जीवन है। और इसी के बारे में हमने अपने, जब भी अपना कोई पेशेंट आता है उसको ये मत सोचो कि यार ये एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर आत्मा भी है, मन भी है, उसके अंदर थॉट प्रोसेस भी है। तो हमें हमेशा जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, अपने आयुर्वेद की इस बेसिक बात को याद रखना कि मुझे ये पेशेंट जो मेरे पास आया है, इसके अंदर इसके मन के विचार, इसकी जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये कि जो जब तक इमोशनल हेल्थ को नहीं समझोगे तो आप एक अच्छे चिकित्सक नहीं बन सकते। सबसे पहले अपने आप को ये सोच के जब भी आपकी किसी पेशेंट की कंसल्टेशन देते हो तो उसमें मन में ये सोचना है कि इसकी इमोशंस का मुझे पूरा ध्यान रखना है, इसके अंदर एक जो है पिक्चर इसकी जो है इनकम्प्लीट है अगर हम उसके सिर्फ बॉडली सिम्टम्स को लेंगे, ठीक है। तो वात पित्त कफ के बारे में तो आपको सारा पता है कि आयुर्वेद का जो बेस है वो क्या है, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ को क्या लेते हो आप, कैसे समझते हो कि व्हाट इज वाता, व्हाट इज पित्ता एंड व्हाट इज कफा, है ना। जब हम सारा बेस साइंस का क्या है, क्योंकि हम डिजीज तो कह देते हैं कि भाई कोई पेशेंट आ गया है ना, उसको हम डिसईज, मतलब उसकी ईज नहीं है, इज अनकंफर्टेबल। तो अगर हम उसके ऊपर कोई उसकी कंफर्ट्स ला देते हैं तो हमने उसकी चिकित्सा तो नहीं किया ना। हमने क्या किया, एक कार जा रही थी, श्री रूपी कार जा रही थी, और कहीं पे वो उसका पंक्चर हो गया तो उठा के स्टिपनी लगा दी। तो स्टिपनी लगाने से वो कार तो टेम्परेरी, क्योंकि बेसिक कार तो पंक्चर था, जब तक पंक्चर नहीं लगाएंगे तो आपकी वो गाड़ी जो है नहीं ठीक होने वाली। तो अगर आपने स्टिपनी सब्स्टिट्यूट लगा दिए, ये जो मॉडर्न अप्रोच है ना बेटे, मैनेजमेंट की अप्रोच है। तो आयुर्वेद की जो अप्रोच है वो क्या है, पंक्चर लगाने की। व्हाट इज द रूट कॉज, कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो एक मॉडर्न डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट आता है तो हमेशा पूछता है व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ऐसे ही कहते हैं ना। हमारा मन में ये नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, आपके मन में एक ही थॉट आना चाहिए, व्हाई ही इज हैविंग दिस प्रॉब्लम। जब तक आप वाई के ऊपर नहीं जाओगे ना तो आप उसका प्रॉपर निदान नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहले ये सोचना है कि हमारे पास जो पेशेंट आया है उसके वात, पित्त और कफ, ये तीन दोषों को इस तरह से अंडरस्टैंड कर लो कि वात क्या चीज है, पित्त क्या चीज है और कफ क्या चीज है। इसको इस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करना कि जैसे हमने किताबों में पढ़ा था, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से देखो कि वात एक्चुअली क्या है। वात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत लंबा पैरामीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कह तो देते हैं, पित्त को हम थर्मल एनर्जी कह देते हैं, कफ को पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं, ये ट्रांसलेशंस हैं सिंपल। जब तक उसके जब बैलेंस स्टेट में बात है, ठीक है ना, जब तक उसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में नहीं डालोगे तो आपको जो एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में पता नहीं लगेगा। तो जब बैलेंस स्टेट में बात होती है तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, कोई बता सकता है? आप में से कोई बताए, जब किसी की बैलेंस होती है बात तो उसमें क्या सिम्टम होते हैं? हमारे तो शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया हुआ है, उसी में सब कुछ आ जाता है। क्या बोला? उत्साह, उश्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति समा, समम मोक्षो गति मताम, वायु कर्म अविकार। इस सूत्र को अपने अंदर दिमाग में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो कि ये जो है वात का नॉर्मल अवस्था में हमारा उमंग उत्साह जो है ना, इंथुजियाज्म टू डू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आदमी सवेरे उठता है,
बेड से उठता है। पता है किसी एक बड़े अच्छे डॉक्टर ने हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है? इंथुजियाज्म टू डू वर्क। आप में सवेरे सवेरे उठते हुए उत्साह है कि आज मैंने ये काम करना है। जब आप में उमंग उत्साह नहीं है तो आप बीमार हो। हेल्थ की डेफिनेशन बहुत सुंदर दी है डॉक्टर BM हेगड़े ने। उसने कहा इंथुजियाज्म टू डू वर्क। जब आप उठे हो सवेरे तो अब मैं प्लांट आयुर्वेद आज मैंने आपके अंदर इंथुजियाज्म है टू डू सम वर्क, है ना। इसका मतलब आपकी बात बैलेंस में है, क्योंकि बात से तो आपको पता है कि 80 बीमारियां 80% जो डिजीज हैं 80 विकार है ना। तो सबसे पहले हमारे सूत्रों में भी कह दिया पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगुए मल धातु वायु न यत्र यंत्र। हमने बहुत कुछ पढ़ा बात के बारे में, आप सभी ने पढ़ा है। तो मतलब है कि हम कहते हैं पित्त और कफ तो लंगड़े हैं, है ना। वायु ने यत्र नितंत्र तत्र गच्छन्ति। तो बात की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो काइनेटिक एनर्जी को आपने अंडरस्टैंड करना है ऐसे कि हमारे पेशेंट में जब भी किसी की बॉडी में उमंग उत्साह में कमी है तो समझो उसका वात खराब है। उत्साह, उश्वास, निश्वास, चेष्टा, क्या दूसरा बोला उसने? उश्वास और निश्वास। हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन है, हमारे ये प्राणवायु स्रोत हैं, अगर वो ठीक काम कर रहे हैं तो बात ठीक है, ठीक है। अगर आपके पेशेंट में कोई प्राणवायु स्रोतों में कोई भी गड़बड़ हो रही है तो वाता की वजह से होगी। उत्साह, उश्वास, निश्वास, चेष्टा, है ना। जितनी भी मूवमेंट्स हैं, टोटली बॉडी की मूवमेंट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पास आती है तो सीधा दिमाग में आना चाहिए यार इसकी पहले बात तो देखो कितनी है, ठीक है। और बात के लिए फिर बेस्ट चीज क्या है वो भी दिमाग में आपके घूमती रहनी चाहिए। तो पहला नंबर क्या बताया मैंने? उत्साह, उश्वास, निश्वास, चेष्टा। चेष्टा मींस मूवमेंट्स। और धातुओं की गतियां, गति मींस जो आपकी गट हेल्थ है, जो आपका मतलब जो आपकी पेट के बारे में जितना, क्योंकि प्राणवायु का जो स्थान क्या बताया गया आयुर्वेद ने? 5 बताया ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। 5 में डिवाइड किया ना हमने। तो प्राणवायु तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उदान से हम बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अपान है जो मलमूत्र का विसर्जन करती है, और समान वायु जो है आपके पेट में रहती है। तो ये 5 वायु जो है, तभी हमारे लिखा है प्राण अपान समो कृत्वा पचानी अन्नम चतुर्विधम, ऐसा लिखा है ना, गीता का श्लोक है ये। प्राण अपान, प्राण वायु और अपान वायु को समो कृत्वा, उसको समान वायु कहते हैं। तो समान वायु जो है पेट के बारे में, क्योंकि सभी बीमारियों का आज जो कारण पता लग रहा है वो क्या है? हमारा पेट। आज मॉडर्न भी कहने लगे कि गट हेल्थ, गट हेल्थ, गट हेल्थ। आप समझते हो गट हेल्थ क्या होती है? व्हाट इज गट? गट क्या मीनिंग लेते हो? हम बात के लिए, क्योंकि गट हेल्थ का कहते हैं, गट में हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, क्योंकि गट को मिनी ब्रेन कहने लग गया। आज हम मॉडर्न साइंस भी ये कहती है कि अगर गट ठीक है तो आपका ब्रेन के फंक्शन ठीक है, जो ब्रेन मिनी ब्रेन कहने लगे आप। तो आयुर्वेद में तो क्या रोगा सर्वे अपी मंदग्निचा सूत्रा मुद्राणीचा, जो आपके छोटे छोटे सूत्र थे आयुर्वेद के, वो आज उस पर PhD डिग्रियां मिल रही हैं, लोग अपनी जो है ना नोबेल प्राइज ले रहे हैं। तो आप एक ऐसी साइंस से जुड़े हुए जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत थी, ठीक है। तो गट हेल्थ के ऊपर जो है आज बड़ा वर्क हो रहा है। गट में हमारे कुछ पता चला है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स होते हैं ना। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं भला? कोई बताएगा डिफरेंस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स बेटे जो होते हैं ना, जो बैक्टीरिया जो हमारी गट में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी मदद करते हैं डाइजेशन में। क्योंकि आप पता है कि B1, B12 जो B कॉम्प्लेक्स वगैरह बनते हैं, ये कहाँ बनते हैं? गट में। कोई कहता है जी मीट खाने से बनता है B12, है ना। कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। पता क्या चला कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग है दिस इज बाय द गट बैक्टीरियाज। तो गट बैक्टीरियाज का जो इतना बड़ा रोल हो गया, गट बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स मींस जो बैक्टीरियाज वहां पे बड़ी आंत में रहते हैं, कॉलन में जो बैठे हुए हैं ना, जो वहां पे बैक्टीरियाज जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, एक तो होते हैं जो नॉन फ्रेंडली बैक्टीरियाज, एक होते हैं हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज, ठीक है। तो हमारे पास जो बैक्टीरियाज 2 प्रकार के हैं, एक तो होते हैं जो हमारी बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है, और एक गट में बैठे हुए बैक्टीरिया जो कि हमें हेल्दी, हमारे को हेल्दी रखते हैं, जो हमारे विटामिन B12 का निर्माण करते हैं और भी बहुत एसेंशियल चीजों के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। जो आपका मल बनता है वो उनकी बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है। और कोई संख्या बता सकता है कि हमारे अंदर कितने बैक्टीरिया होते हैं प्रोबायोटिक्स? कितनी संख्या होती होगी? अंदाजा लगाइए। जितना आपका बॉडी वेट है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने सेल्स हैं आपकी बॉडी को, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। उतने बैक्टीरियाज आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। इसका मतलब बैक्टीरियाज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अवर टोटल हेल्थ। कौन से? जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज है। और प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, उनकी जो खुराक है उसको क्या बोलते हैं? प्रीबायोटिक। उनको जो देख करके बड़े खुश हो जाते हैं, जैसे आपने गाजर खा ली या मूली खा ली या कोई सेब खा लिया, तो उसका जो छिलका है ना, फाइबर, वो बड़ी तालियां मारने शुरू कर देते हैं, खुशी हो जाती है उनको कि वाह हमारा भोजन आ गया। उनका भोजन क्या है? प्रीबायोटिक की फॉर्म में
बनाना में या कोई भी जिसमें फाइबर है, जिसमें रफेज है, वो रफेज वो जो है वो क्या है, खुराक ऑफ दी प्रोबायोटिक्स, ठीक है। और जो आप खा लेते हो कोई चिकन को, कोई चिकन मुर्गा शुर्गा, ये जो पिज्जा बर्गर जंक फूड, कोई कोका कोला फेंटा कोला पी लेते हो, वो बेचारे मुसस्त होकर बैठ जाते हैं। प्रीबायोटिक्स जो है, प्रोबायोटिक्स जो है वो क्या करते हैं, ये तो उनके लिए आया सामान, हमारे लिए नहीं है ये। वो किसके लिए है भला? जो आपके बीमार करने वाले बैक्टीरिया है, जो आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, वो बड़े खुश होते हैं उसमें, वाह हमारे मतलब का सामान आ गया। तो सबसे बड़ा फिर उन्होंने बीमारियां पैदा करनी है, सारी बीमारियां वहीं से पैदा होंगी। तभी आयुर्वेद में जो सूत्र दिया कि रोगा सर्वव्यापी मंदग्निचा सूत्राम उद्राणिचा, सभी रोगों का जन्म जो है वो बड़ी आंत से होता है, ठीक है। आज मॉडर्न साइंस भी आपके ही इसी प्रिंसिपल को मान लिया उन्होंने भी। तभी हमारे आयुर्वेद में की बात की क्या चिकित्सा बताते थे, बड़ी आंत की चिकित्सा क्या बताई, बस्ती। बस्ती को क्यों कहते हैं, टॉप की मतलब बस्ती देना सबसे अच्छा माना जाता है। मात्रा बस्ती देते हैं, दूसरी अनुवासन बस्ती, बस्ती सब पड़ी हुई है आपने। तो मेरा मतलब यह है कि बस्ती की चिकित्सा को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, इट इज बेस्ट चिकित्सा फॉर दी वाता। दूसरा वाता को शांत करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो दुनिया में क्या है भला, आयुर्वेद में जो हमारे राष्ट्र, क्योंकि आप सभी ने आयुर्वेद का पूरा कोर्स किया हुआ है, तो गट हेल्थ के लिए दूसरा बेस्ट क्या चीज हो सकती है? तो मैंने बताया कि रफेज है ना, प्रोबायोटिक्स वगैरह जो बताया, प्रीबायोटिक्स मींस जो उसकी फूड फॉर दी दोज बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा जो बेस्ट है उसके लिए, अंतरियों के लिए, उसका क्या नाम है, वात को शांत करने के लिए, बता सकते हैं कोई? लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।